बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत यानी विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत हमें आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, किसी गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के लिए बात करें तो दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेश के निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थिति तक अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य, यानी कि किसी बिंदुवत आवेश को किसी क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से लाकर उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। माना आवेश Q1 की स्थिति R1 है तो दूसरे आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में प्रथम आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः विद्युत विभव परिभाषा से V एट R2 बराबर K Q1 अपॉन R21, यहाँ पर जो वेक्टर R21 है वो R2 माइनस R1 है। इसलिए दूसरे आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में किया गया जो कार्य होगा W बराबर Q2 V बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, यही कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इनमें पहला बिंदु लें कि n डिस्क्रीट चार्ज हैं, n विविक्त आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उनके व्यंजक क्या होंगे। तो माना बिंदुवत आवेशों Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn की स्थितियाँ क्रमशः R1 R2 R3 डैश 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 Rn है। तो माना Qi की स्थिति Ri पर लाने के लिए, Qi कोई आवेश है को Ri स्थिति पर लाने के लिए शेष अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः कुल कार्य Wi बराबर Wi Q1 के कारण W1 होगा, Q2 के कारण W2 होगा, इस प्रकार इन्हीं के सभी के योग के तुल्य होगा। अतः Wi बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 Wn बराबर समेसन J बराबर I से लेकर N तक Wj और J नॉट इक्वल टू I या K Q1 Qi अपॉन Ri1 प्लस K Q2 Qi अपॉन Ri2 प्लस डैश 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 ऐसे चलेगा, या K समेसन I बराबर J बराबर 1 समेसन ये J बराबर 1 से लेकर N I नॉट इक्वल टू J Q1 Qj अपॉन Rij। या अब चूंकि इस प्रकार यदि हम सभी आवेशों को एक एक कर स्थापित कर कुल कार्य का योग करें तो जो W है वो Wi I बराबर 1 से लेकर N का हाफ होगा, क्योंकि I J और Ji कॉम्बिनेशन डबल है, सेम डिस्टेंस है, सेम कार्य होगा, तो इस व्यंजक को हमें आधा करना पड़ता है। तो W बराबर हाफ I बराबर 1 से लेकर N तक Wi, यह कार्य W इन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः U बराबर W बराबर हाफ समेसन J बराबर 1 से लेकर N J नॉट इक्वल टू I K Q1 Qj अपॉन Rij। यदि आवेशों का वितरण सतत हो तो सतत आवेश वितरण से निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो माना आवेश वितरण सतत है, यदि किसी अल्पांश का आवेश dq है तो इस आवेश अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा dE, वो विद्युत क्षेत्र dE क्या हो जाएगा, K dq अपॉन R स्क्वायर R कैप या K dq अपॉन R क्यूब वेक्टर R। यदि आवेश घनत्व रो है तो रो बराबर आवेश बटा आयतन Q/V तथा अल्पांश का आयतन यदि dτ है तो अल्पांश का जो आवेश होगा dq वो रो dτ हो जाएगा। अतः dE बराबर 1/4πε0 रो dτ अपॉन R क्यूब वेक्टर R। तो
जो कुल विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो क्या हो जाएगी, समाकलन DE बराबर 1/4πε0 आयतन समाकलन V रो डीटो अपॉन R क्यूब वेक्टर R, तथा निकायों के स्थितिज ऊर्जा U को निकाय समुच्चयन के लिए कुल आवश्यक कार्य है को विद्युत क्षेत्र से ही प्रत्येक अल्पांश आयतन डीटो को E²/8π डीटो मात्रा की ऊर्जा निर्दिष्ट कर असाइनिंग कर और जहाँ तक विद्युत क्षेत्र है उस संपूर्ण आकाश क्षेत्र का समाकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। अतः परिभाषा से U बराबर 1/8π संपूर्ण क्षेत्र E² डीटो, जहाँ पर जो E² है वो अदिश राशि है, E² बराबर होगा वेक्टर E.E। इस प्रकार जो सतत आवेश वितरण है उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, यानी कि गोला है वो अचालक गोला है और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज करना है, तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो जैसे कि ये R त्रिज्या का गोला दिखाया गया है, इसमें हम स्मॉल R त्रिज्या का दूसरा गोला लेते हैं और ये जो वलय है ये इसकी मोटाई dr है, ये जो वलय है dr मोटाई की है। तो माना R त्रिज्या के किसी गोले को यदि Q आवेश से आवेशित किया जाता है, समावेशित किया जाता है, तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/4/3πr³ या 3Q/4πr³ कूलम्ब/मीटर³, ये आवेश घनत्व हो गया। तो संपूर्ण गोले को आवेशित करने के लिए माना कि गोला सकेंद्रिक मोटाई अलग मोटाई के विभिन्न कोषों से मिलकर बना है, उनमें से कोई एक कोष स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले पर आवेश की जो मात्रा है वो स्मॉल q हो, तो स्मॉल q बराबर रो इंटू 4/3πr³ तथा गोले के पृष्ठ पर विभव v बराबर kq/r। जब ये वैल्यू 2 और 3 से v बराबर 4/3πk रो इंटू r²। तो समीकरण 2 से यदि किसी r त्रिज्या तथा अलग मोटाई dr के गोले को उसको यदि दिया गया आवेश dq बराबर रो इंटू 4πr² dr है, यानी जो आवेश होगा dq वो होगा रो इंटू 4πr² dr। अतः त्रिज्या r के गोलीय कोष को dq आवेश देकर आवेशित गोले की जो त्रिज्या है वो r प्लस dr करने में जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वर्दी जो du होगी उसके तुल्य होगा। अतः du बराबर v dq, v और dq का मान रखा है हमने यहाँ, उसको सोल्व किया तो du बराबर 16/3π² रो स्क्वायर kr⁴ dr। अतः संपूर्ण गोले को समावेशित करने में जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी u बराबर समाकलन du बराबर 0 से लेकर q v dq। अब v dq की वैल्यू रखी तो u बराबर 0 से लेकर समाकलन लिमिट r तक है 16/3π² रो स्क्वायर kr⁴ dr। यहाँ इसका समाकलन किया तो r⁴ का समाकलन r⁵5/5 आएगा। लिमिट रखी तो u बराबर 16/15π² रो स्क्वायर k R⁵5। इस समीकरण में हम रो का मान रखते हैं, चूँकि यहाँ रो स्क्वायर है तो रो के मान का स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे तो u बराबर आएगा 3/5 kq²/r जूल। अब जो गोले को समावेशित करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि u बराबर 3/π kq²/r है, इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की जो चिरसम्मत त्रिज्या है, क्लासिकल रेडियस है, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या r है तथा उसका आवेश -e है, तो इलेक्ट्रॉन को गोला मानने पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है u बराबर 3/5 ke²/r। बट आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है उससे u बराबर mc², m उसका मास है, c प्रकाश का वेग है, दोनों समीकरण को इक्वल किया तो mc² बराबर 3/5 ke²/r, जिससे r बराबर आ गया 3/5 ke²/m
mc²। यहाँ पर सभी kv, e, m और c सभी कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंटों का मान रखकर जब इसको सोल्व किया जाता है तो r बराबर हमें प्राप्त होता है कि r बराबर 1.69 गुणा 10⁻⁻15 मीटर या r बराबर 1.69 फर्मी। अतः इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल रेडियस है वो 1.69 फर्मी होती है। अब अगला जो बिंदु है वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो हम एक्स जेड प्लेन में एक द्विध्रुव एक्स एक्स के सापेक्ष लेते हैं ए बी। ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है और इसके मूल बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो माना द्विध्रुव के माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश जेड अक्ष पर मूल बिंदु के दोनों तरफ d/2 दूरी पर है। ये जो दूरी है d/2 है और नीचे वाली ये जो दूरी है ये भी d/2 है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना OP रेखा z अक्ष से थीटा कोण बनाती है, ये कोण थीटा बना रही है। यदि द्विध्रुवों के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से P की क्रमशः दूरियां r1 तथा r2 हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव v1 बराबर kq बटा r1 तथा माइनस क्यू के कारण जो विभव होगा v बराबर माइनस kq अपॉन r2। अतः बिंदु P पर कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2 या v बराबर kq बटा r1 माइनस kq बटा r2। kq कॉमन में ले लिया, r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। अब यदि इस चित्र की ज्यामिति से देखते हैं तो राइट ट्राइंगल OBM में BM बराबर BO कोस थीटा, चूँकि BO है वो d/2 है अतः BM बराबर d/2 कोस थीटा तथा AL बराबर OA कोस थीटा या d/2 कोस थीटा तथा R बराबर हम मान लें कि लगभग OP, MP और PL लगभग बराबर हैं। तो B से P की दूरी R1 बराबर BP बराबर PM माइनस BM। इस ज्यामिति से PM माइनस BM निकाल दें। BM हमने निकाल लिया तो लगभग इक्वल है R माइनस d/2 कोस थीटा। इसी प्रकार R2 बराबर AP बराबर AL प्लस LP या R प्लस d/2 कोस थीटा। तो R1 तथा R2 के मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो V बराबर KQ इंटू R प्लस d/2 कोस थीटा माइनस R प्लस d/2 कोस थीटा अपॉन R माइनस d/2 कोस थीटा इंटू R प्लस d/2 कोस थीटा या KQD कोस थीटा अपॉन R² माइनस d²/4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ समीकरण 4 में R के सापेक्ष d/2 काफ़ी कम है अतः R² के सापेक्ष d²/4 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अतः V बराबर KQD कोस थीटा अपॉन R²। चूँकि QD है वो द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है तो V बराबर KP कोस थीटा अपॉन R²। इसलिए यदि P और R के मध्य कोण थीटा हो तो P डॉट R बराबर PR कोस थीटा होगा। अतः V बराबर KPR कोस थीटा अपॉन R³ या K इंटू P डॉट R अपॉन R³ लिख सकते हैं। चूँकि V हम जानते हैं कि ग्रेड 1 अपॉन R बराबर माइनस R अपॉन R³ होता है अतः समीकरण 4 V बराबर माइनस K इंटू P डॉट डेल 1/R भी लिखा जा सकता है। जब विशेष स्थिति की बात करें तो जब थीटा बराबर 90 है तो कोस थीटा बराबर 0 होगा, V बराबर 0 होगा। अतः द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान है वो 0 होता है। यदि थीटा बराबर 0 है तो कोस थीटा बराबर 1 होगा, कोस थीटा बराबर 1 होगा और V बराबर KP अपॉन R³ अधिकतम मान होगा। अतः अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो अधिकतम होता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो माना मूल बिंदु O पर Z अक्ष के अनुदिश एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है AB। इसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर बिंदु है P स्थित है। अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा
वो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, जहाँ पर पी है वो क्यू डी है। यदि द्विध्रुव और प्रेक्षण बिंदु पी अक्ष जेड तल में स्थित हैं तो बिंदु पी के जो निर्देशांक होंगे वो अक्ष और जेड होंगे तथा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ तथा कोस थीटा बराबर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ तथा साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। अतः बिंदु P पर विभव V बराबर के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। अतः E बराबर माइनस डेल वी या माइनस आई डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल वी बाई डेल जेड। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो अक्ष घटक होगा ई एक्स वो होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स या ई एक्स बराबर माइनस डेल बाई डेल एक्स इंटू के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 या माइनस के पी जेड डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 या ई एक्स बराबर माइनस के पी जेड माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 इंटू 2x या ई एक्स बराबर ट्वाइस के पी जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 या ई एक्स बराबर ट्वाइस के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर हम साइन थीटा कोस थीटा और आर की वैल्यू है वो रख रहे हैं, तो ई एक्स आ गया थ्राइस के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। इसी प्रकार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो z घटक होगा ई जेड वो होगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड या माइनस डेल बाई डेल जेड के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 या ई जेड बराबर माइनस के पी डेल बाई डेल जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। इनका जब हम अवकलन करते हैं तो माइनस के पी इंटू जेड माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 इंटू 2z प्लस जेड का 1 हो गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। इसको रीएडजस्ट किया, इसको सोल्व किया तो ई जेड बराबर माइनस के पी ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो समीकरण जो 2 का उपयोग किया इसको साइन थीटा कोस थीटा और आर के रूप में लिखेंगे तो ई जेड बराबर के पी इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब या ई जेड बराबर के पी इंटू थ्राइस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। समीकरण नंबर 8। चूँकि v का मान y निर्देशांक पे निर्भर नहीं है अतः डेल वी अपॉन डेल वाई 0 होगा, अतः ई वाई है वो 0 होगा। अतः ई बराबर आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड या आई ई एक्स प्लस के ई जेड तथा इसका जो मान होगा मॉडुलस ऑफ ई बराबर अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ई मॉडुलस ऑफ ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस थ्राइस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर हाफ। इसको सोल्व किया तो ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा आया है। यदि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा करनी है तो अक्ष से यदि अल्फा कोण बनाती है, यदि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अक्ष से अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा बराबर ई जेड अपॉन ई एक्स। ई जेड और ई एक्स की वैल्यू रखते हैं थ्राइस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 3 साइन थीटा कोस थीटा। तो अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए थीटा बराबर 0 होगा जिससे ई एक्स बराबर 0 आएगा और ई जेड ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब आएगा, यानी कि अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र है वो ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब के कैप है। इसी प्रकार निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए ई एक्स 0 ई जेड बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब या वेक्टर ई बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब के कैप। अतः अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो निरक्ष पर स्थित बिंदु के विद्युत क्षेत्र के मान से दोगुना होता है।